स्टार्ट करते हैं हम लोग, और जितना भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितना भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले पूछा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब कि जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यहाँ पे जो सी है वो क्या है? अच्छा, एग्जाम में आएगा तो ये डेफिनेशन लिख के, ये फॉर्मूला लिख के, ठीक है, फिर लिखोगे क्या? फिर लिखोगे वेयर एन इज, एन क्या है? तो एन जो है वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पूरा लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद सी क्या है? तो सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ? वैक्यूम में। क्लियर है बात? और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ? मीडियम में। क्लियर है बात? इस तरीके से तुमको लिखना है। तो समझ में आ गया कि तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फार साइटेडनेस। ये तो हम लोग लॉन्ग वाले में भी किए थे लेकिन तीनों था, है ना। तो फार साइटेडनेस क्या होता है? तो सबसे पहले याद रखना, फार साइटेडनेस को हम लोग और क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्लियर है ना ये बात? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, फार साइटेडनेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्लियर है? और जो हमारा नियर साइटेडनेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ये बात याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस के केस को हम लोग मायोपिया कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है? फार साइटेडनेस क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कि फार साइटेडनेस जो है इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना। ये क्या है? एक डिफेक्ट ऑफ विजन है, जहाँ पे हमको देखने में चीजों को क्या होती है? डिफिकल्टी होती है। विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जहाँ पे जो पर्सन है वो दूर के चीजों को क्लियरली देख पाता है। ठीक है, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, लेकिन वो जो पास का ऑब्जेक्ट है ना उसको अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल याद रखना है कि फार साइटेडनेस में क्या होगा? फार का दिखेगा यानी दूर का अच्छे से दिखेगा, ठीक है, और पास का नहीं दिखेगा। क्लियर है बात? और नियर साइटेडनेस में पास का अच्छे से दिखेगा और दूर का अच्छे से नहीं दिखेगा। क्लियर है बात? और फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना जो है तुमको एग्जाम में लिख के आना है। इस पे एक पॉइंट जो है ये वाला मैंने बताया हाइपरमेट्रोपिया, तो ये भी लिख लेना, इट इज आल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। तो 3 पॉइंट हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो कह रहा है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जब भी क्या हो? चेंज हो मैग्नेटिक फ्लक्स में, लिंक्ड विद अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूसिंग। कह रहा है कि जब भी क्या हो तुम्हारा, देखो हिंदी से भी समझ सकते हो, जब किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब चालक का मतलब होता है कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है? विद्युत धारा यानी कि करंट जो है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, इंड्यूस होता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इनर्ट गैस फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों जो है इनर्ट गैस को हम लोग फील्ड करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्यों जो है इनर्ट गैस को फिल करते हैं? अब देखो यहाँ पे जो है हम ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे ना, क्योंकि हम लोग को लगभग 50 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अगर हम पूरा डिटेल में जाने लगेंगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा, इसलिए टू द पॉइंट जो चीजें बस बताते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन। ठीक है, समझ में आ बात? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इनर्ट गैस फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों जो है इनर्ट गैस को फील्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये सवाल पूछा है ना। तो बोला है आंसर क्या बोल रहा है कि इनर्ट गैस रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवोपोरेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारे पास टंगस्टन होता है, इस तरीके से, है ना, उसी का फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन मटेरियल का क्या होता है? फिलामेंट बना होता है। ठीक है, तो उसके एवापोरेशन को रिड्यूस करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं? इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार क्या होता है? जो लाइफ ऑफ द बल्ब है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो जो बल्ब आता था वो बल्ब कैसे खराब हो जाता? टंगस्टन के टूटने से ही हो जाता है ना।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है। एक यूनिट चार्ज में जो वर्क डन हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, उसको वो जो मूविंग चार्ज है वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है तो जो वर्क डन हो रहा है वही क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, सिंपल। और इसको हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द, शॉर्ट में हम लिख देते हैं पीडी इज डिफाइंड एज द, पीडी इज डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज द, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, फॉर्मूला से लिख दिया, देख लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर तुमको V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला भी याद रहेगा तो भी तुम इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है बात, ठीक है। तो W क्या हो गया, वर्क डन हो गया, Q क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो वैसे ही एग्जाम में लिखना है क्या, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में लिखना, जो भी फॉर्मूला दिया रहेगा ना उसको बता देना है कि यहाँ पे क्या है चीज, इससे तुमको अच्छे से नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड अ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम किसे कहते हैं, तो कह रहा है अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज एफिशिएंट, चीप एंड इजिली अवेलेबल, ठीक है। वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एफिशिएंट हो, चीप हो, सस्ता हो, ठीक है, इजिली अवेलेबल हो और नॉन पॉल्यूटिंग हो, वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है, सन होता है। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट है व्हाट इज अ डायनामो। ये पूछता है 2 नंबर में, ठीक है, कि डायनामो क्या होता है। देखो कह रहा है ए डायनामो इज अ डिवाइस। डायनामो क्या है, एक डिवाइस है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। और इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, और इसका डायनामो का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए किया जाता है। और ये करता क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है, ये डायनामो पे सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। तो उसके बारे में इतना तुमको लिख देना है, ठीक है। अब देखो राइट द नेम ऑफ 4 ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल। ये एक सवाल है, 4 जो है तुमको सेल ऑर्गेनल का नाम लिखना है। बहुत इजी सवाल है, ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हो। तो न्यूक्लियस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक है। ये 4 तुम्हारे हो गए सेल ऑर्गेनल के नाम। अच्छा, यहाँ से और क्या सवाल पूछ सकता है, तो पूछ सकता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। स्ट्रक्चर एंड पर्सनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है, ये याद रखना, ठीक है। और सेल के डिस्कवरी से रिलेटेड लिख सकता है, पूछ सकता है आपसे कि जो सेल का डिस्कवरी है वो सबसे पहले कब हुआ, किसने किया, तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, याद रखना ये सब बात को। रॉबर्ट हुक ने किया था, और कब किया था, 1665 में, 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। और ये कैसा सेल था, ये डेड सेल था, ठीक है, डेड सेल। और अगर पूछ ले कि लिविंग सेल का जो है खोज किसने किया, तो एंटोन वन लेवेनहॉक, ठीक है, समझे बात को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। क्या कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, इसमें फूड का क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। मतलब जैसे कि हमने तुमको बताया कि मान लो अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है सेल में, तो C6 है हमारे पास, है ना, H12 है और O6 है। क्लियर है बात, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं। किसमें तोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है बात, है ना। तो ये चीज याद रखना। तो रेस्पिरेशन क्या लिख सकते हो, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। ये एक डेफिनेशन लिख सकते हो। बाकी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है,
रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है और हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस कराता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम और डीप जाओगे तो फिर रिस्पायरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, उसमें कई सारे तुम्हारे फिजिकल प्रोसेस आते हैं और एक केमिकल प्रोसेस आता है। फिजिकल प्रोसेस में पहला ब्रीथिंग आता है, ठीक है। ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिला के तो बहुत सारी बातें, उतना बातें यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपसे पूछ सकता है जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताइए, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे तो एक ही बात लिखा है, हालांकि कम से कम 3-4 पॉइंट हमको डिफरेंस में लिखना होगा, और जब भी डिफरेंस पूछेगा सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लाइन पारेंगे, ठीक है। और जिससे पूछेगा जाइलम और फ्लोएम को, तो इधर हम लिख देंगे जाइलम, क्लियर है बात, और इधर हम क्या लिख देंगे भाई, फ्लोएम लिख देंगे, है ना, इधर हम फ्लोएम लिख देंगे, तो इधर जाइलम लिख देंगे और एक तरफ फ्लोएम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका जो है काम लिखेंगे हम लोग, डिफरेंस लिखेंगे। तो हमको पता है, हम बताए थे फास्ट है फ्लोएम, फास्ट है फूड, है ना, तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, फ्लोएम करवाता है, क्लियर है बात। बच गया जाइलम, तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, क्लियर है बात। उसके अलावा अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो कैसा होता है, डेड होता है कि लिविंग होता है, तो फ्लोएम जो है तुम्हारा कैसा होता है, लिविंग होता है। तो अच्छे से तुम लोग लिखे हो एग्जाम में कि इट इज लिविंग, है ना, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग पार्ट या लिविंग सेल्स, क्लियर है बात। और जाइलम जो है वो तुम्हारा डेड सेल का बना होता है ना, जाइलम जो है वो किसका बना होता है, डेड सेल का बना होता है, क्लियर है बात, ठीक है। उसके अलावा तुम और क्या याद रख सकते हो, तो यहाँ पे इसका जो है वॉल कैसा होता है, जाइलम का वॉल कैसा होता है, थिक होता है ना, इट हैज थिक वॉल, क्लियर है बात, है ना, जाइलम के पास, और फ्लोएम के पास थिन वॉल होता है, समझ में आ बात, फ्लोएम के पास क्या होता है, थिन वॉल होता है। फिर जाइलम जो है तुम्हारा कैसा मूवमेंट कराता है, तो जाइलम जो है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है ना, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो कैसा मूवमेंट कराता है, बाई डायरेक्शनल। तो ये सब 3-4 पॉइंट जो है इसके बारे में लिख देना है, क्लियर है बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये 4 पॉइंट इसका दम दिमाग में रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कि फ्लोएम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट कराता है बाबू, फूड का, क्लियर है। जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर और मिनरल्स का, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि फ्लोएम जो है वो किसके बना होता है, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, क्लियर है। फ्लोएम जो है वो किसका बना होता है, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, और जाइलम जो है वो किसका बना होता है, डेड सेल का बना होता है, क्लियर है बात। जाइलम जो है वो किसका बना होता है, डेड सेल का बना होता है, ठीक, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया, जाइलम डेड सेल का बना होता है और फ्लोएम लिविंग सेल का बना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाइलम की बात करें तो इसका जो वॉल है वो कैसा होता है, जाइलम का वॉल थिक होता है और फ्लोएम का वॉल जो है वो तुम्हारा थिन होता है, तो ये डिफरेंस एक लिख देना। और जाइलम जो है वो कैसा मूवमेंट कराता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो कैसा मूवमेंट कराता है, बाई डायरेक्शनल, क्लियर है बात। तो ये मेजर डिफरेंस तुमको एग्जाम में लिख देना है। एक्सक्रीशन, राइट द नेम ऑफ इट्स 2 मेन पार्ट। एक्सक्रीशन क्या होता है और इसके 2 मेन पार्ट का आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है ना। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, है ना। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। और इसका 2 अगर इंपॉर्टेंट पार्ट का अगर नाम पूछेगा तो एक हम लिख देंगे क्या, किडनी, जो सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हम लिख देंगे यूरिनरी ब्लैडर। हालांकि यहाँ पे एक्सक्रीशन में 4 पार्ट एकदम याद रखना है तुमको, क्या क्या, यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, है ना, उसके अलावा तुम्हारा होता है यूरेथ्रा, और हो गया सबसे ऊपर किडनी। ये तुम्हारा चारों जो है लेबलिंग में काम आएगा जब तुम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, तो कह रहा है द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट का पार्ट जो ग्रोथ दिखाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और हमने ये भी बताया था तुमको उस समय जब पढ़ा रहे थे डायग्राम के मदद से कि जिस तरफ जो है सन का रोशनी पड़ता है उस तरफ जो है वो प्लांट का पार्ट जो है वो क्या करता है, झुक जाता है ना। तो ये एक एग्जांपल देके हम बताए थे फोटोट्रोपिज्म का, ठीक है। अब देखो व्हाट इज पॉलिनेशन, ये पूछ सकता है आपसे, पॉलिनेशन क्या होता है। देखो सिंपल है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो तुम इतना लिख के एग्जाम में थोड़ी आओगे, तो तुमको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है ना। इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है जहां पे तुमको दिखाना है कि ये क्या है, तुम्हारा एंथर है,
ठीक है, ये तुम्हारा एंथर है और ये क्या है, तुम्हारा फिलामेंट है। इतना चीज तुमको दिखाना है, क्लियर है बात। उसके बाद यहाँ पे तुमको दिखाना है इस तरीके से, ये तुम्हारा स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा है, ये तुम्हारा स्टाइल है और ये तुम्हारा ओवरी है, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ से एंथर से क्या हो रहा है, ये जो पॉलन ग्रेन है वो निकल के कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो लिखने के बाद डेफिनेशन तुमको ये इस तरीके से डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करता है, अगर पॉलिनेशन तुमसे एग्जाम में आता है तो, ठीक है। और बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे एग्जाम में 2 नंबर में ये आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज डीएनए द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, है ना, कैसे हम कहते हैं कि जो डीएनए है वो बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। तो देखो, डीएनए कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग जानते हैं कि जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सब किसके पास होता है, डीएनए के पास। और अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन डीएनए कितना लंबा होता है, 2.2 मीटर, याद रखना है ना, ह्यूमन डीएनए डिप्लॉयड की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और कह रहे हैं कि दिस इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, है ना। जब हम पढ़ा रहे थे डीएनए के बारे में, तो डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या होता है, पूरा कोड लिखा रहता है, समझी बात को, कोड लिखा रहता है, वो एक तरीके का इंफॉर्मेशन होता है। और वही इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, माता पिता से बच्चों में जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारी चीजें माता पिता से बच्चों में मिलती है, ठीक है। अब देखो, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एरोजोल केमिकल्स, एरोजोल केमिकल्स का क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दे डैमेज द ओजोन लेयर, ठीक है, दे डैमेज द ओजोन लेयर, ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। अब ओजोन लेयर का डैमेज करने का काम किसका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब का है ना। उसके बाद दे काउज स्किन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए भी ये तो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, राइट 3 इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन से जो 3 इंफॉर्मेशन तुमको मिलता है उसको लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमको क्या मिलता है, नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नोन, जो रिएक्टेंट्स है उसका नाम मिलता है और जो प्रोडक्ट है उसका भी पता चलता है, ठीक है। रेशियो ऑफ एलिमेंट इज नोन, कितना रेशियो में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, वो भी हमको पता चलता है उसी से, है ना। और नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्शन इज नोन, और किस तरीके का रिएक्शन इसमें हुआ है वो भी हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एल्कलीन, क्यों जो है एक्वा सॉल्यूशन जो सोडियम कार्बोनेट का है वो एल्कलीन होता है, ठीक है। तो देखो, पहला कह रहा है इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस, ठीक है, समझ में बात। हेंस द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, इसलिए OH माइनस ज्यादा होता है, इस वजह से सॉल्यूशन जो है कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। और अगर H प्लस होगा तो चलो कमेंट में बता देना, ठीक है। व्हाट इज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है, राइट द नेम ऑफ एन इंडिकेटर, और एक इंडिकेटर का नाम भी लिखने के लिए कहा था, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हम उसे कहते हैं जो हमें बताता है कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है ना। तो एन इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस होता है जो हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल पूछा है तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया लिटमस, लिटमस का पेपर भी आता है, सॉल्यूशन भी आता है ना। उसके अलावा और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, टर्मरिक, याद रखना है ना, टर्मरिक भी तुम्हारा क्या है, एक एग्जाम्पल है इंडिकेटर का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन, एक एटम और एक आयन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरीके से तुमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो डिफरेंस वाला वापस से ऐसे ही बनाना बाबू, इधर एक तरफ एटम लिखना और एक तरफ आयन लिखना, समझिए बात। और यहाँ पे एग्जाम्पल ये सब नहीं दिया, तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो, समझिए बात। तो देखो, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, एटम जो है एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और आयन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है ना, आयन के ऊपर चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयन हो, उसके पास चार्ज होता है। तो उस तरीके से लिखना है, डिफरेंस बना के और एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। अब देखो, डिफाइन ओर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, दो दो क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं, पहला जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस, और उसके बाद ओर्स। हालांकि जितना करा रहे वो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमको लग रहा है कि इस साल आ जाएगा, उसको हम IMP लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पे हम IMP लिख दिया है, ओर्स को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो देखो, ओर्स क्या होता है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स, वैसे मिनरल्स जहां से हम लोग मेटल को प्रॉफिटेबली वे में
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो वाई हैव डिटर्जेंट रिप्लेस सोप, क्यों जो है डिटर्जेंट जो है वो रिप्लेस कर रहा है सोप को। ठीक है, तो देखो डिटर्जेंट वर्क इवन इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी जो है डिटर्जेंट काम कर जाता है और अच्छे तरीके से ये भी क्लीन कर देता है। नेक्स्ट है वाटर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ठीक है, तो कह रहा है फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, मतलब आज से लाखों साल पहले जो जानवर पेड़ पौधे मर गए वो दब गए है ना, वही क्या हुए धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें, फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, नेचुरल गैस याद रखना, नेचुरल गैस भी जो है वो किसका एग्जांपल है, तुम्हारा फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है। नेचुरल गैस में एग्जांपल दो ठो का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है तुमसे, सीएनजी और एलपीजी। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस सबका फुल फॉर्म हो सकता है, पूछ ले, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं हम लोग, यही पेट्रोलियम को, है ना, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। तो इस तरीके का सवाल जो है बिहार बोर्ड पूछ सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट आर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड कौन होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो फर्स्ट 3 पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। ऊपर के 3 पीरियड अगर हम देखें तो वो क्या है, हमारे शॉर्ट पीरियड है ना, बाकी के जो तुम्हारे 4 बचे वो तुम्हारे क्या है, लॉन्ग पीरियड है। क्लियर है, तो 4 to 7 पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, ये 2 नंबर में पूछा था। अब ये एक सवाल है तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब का, है ना, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, देखो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जो क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे किसके मिलने से बनता है, टंगस्टन फिलामेंट दैट ग्लो एट हाई टेम्परेचर, है ना, ये किससे बना होता है, मेन इसमें क्या है, टंगस्टन फिलामेंट है ना, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उतना तुम लोगों को नहीं जानना, टंगस्टन फिलामेंट है। क्लियर है बात, और टंगस्टन फिलामेंट को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे ग्लो करता है ना, हाई टेम्परेचर पे ग्लो करता है, उसी की वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है बात, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पर्पस के लिए, हो सकता है आपको बोल दे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में लिखिए और डायग्राम बनाइए, तो बेसिकली डायग्राम बना के 2-4 लेबलिंग कर दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें मेन क्या क्या लेबलिंग तुमको करना है, सिंपल देखो, टंगस्टन फिलामेंट, बीच में जो है टंगस्टन फिलामेंट, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, कौन से मटेरियल का, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अंदर में तुम्हारा ग्लास फिलिंग हो गया, ये देखो ऊपर में ग्लास का बल्ब हो गया, ठीक है, नीचे तुम्हारा कैप हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेम हो गया, बीच में यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको सपोर्ट वायर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एक बार देख लोगे ना तो लेबलिंग कर दोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लेबल कर लोगे बेटर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक सवाल हमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। देखो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, कह रहा है परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द फेनोमेनन वेयर द इमेज रिमेन ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव। किसी चीज को देखें, ठीक है, और वो तुम्हारी नजर से चला गया, उसके बाद भी 1/16 सेकंड तक, मतलब बहुत कम समय के लिए, वो 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड बाद का भी 16 पार्ट है ना, तो उतना समय के लिए तुमको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे आंखों के सामने है ना, तो इसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस का मतलब रह जाना, परसिस्ट कर जाना। ठीक है, दिस इज वाई वी परसीव मूविंग पिक्चर इन सिनेमा। ठीक है, ये इसी की वजह से क्या होता है, हम लोग जो मूविंग पिक्चर है ना उसको हम लोग परसीव कर लेते हैं सिनेमा में। ठीक है, अब देखो पावर ऑफ लेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड इट्स पावर। जो एबिलिटी है तुम्हारे लेंस का कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का लाइट रेज को, इसको क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। ठीक है, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और ये पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ के। रेसिप्रोकल का मतलब कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। क्लियर है बात, तो ये हो गया तुम्हारा, इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना। यहाँ पे P क्या हो गया तुम्हारा, पावर ऑफ लेंस हो गया, F क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। हर फॉर्मूला में लिखने के बाद अगर याद है तो एकदम 100% लिख के लिखना है कि वेयर वेयर P इक्वल टू जो भी रहेगा, पावर ऑफ लेंस है तो पावर ऑफ लेंस
ठीक है, और एफ इक्वल टू फोकल लेंथ। इस तरीके से लिख के होगा एग्जाम में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। फॉर्मूला लिख दिया, पी इक्वल टू 1/f, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट तुमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। और अगर सिर्फ तुमसे पूछ दे कि पावर का यूनिट क्या होता है, सिर्फ पूछ दे पावर का यूनिट क्या होता है, तो सिर्फ अगर पावर का बोल दे तो वाट, है ना, सिर्फ पावर का बोल दे तो वाट और KWH यानी किलोवाट आवर, ठीक है, इन शॉर्ट। तो वाट और किलोवाट आवर सिर्फ पावर का यूनिट हो गया, सिर्फ पावर का, ठीक है, पावर का। और अगर तुमसे पूछ ले पावर ऑफ लेंस का यूनिट, तब क्या बोलेंगे, डायोप्टर, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। और ये जो 2 नंबर में सवाल है ना, पावर ऑफ लेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको लग रहा है 2026 में आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ जो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कंपोनेंट लाइक अ बैटरी होता है, स्विच होता है, बल्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये क्या है, स्विच हो गया, ये तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है, क्लियर है, ये तुम्हारा वायर हो गया, और ये तुम्हारा लाइट बल्ब हो गया, क्लियर है। तो अगर तुमसे इलेक्ट्रिक सर्किट एग्जाम में पूछता तो इतना लिख के इसको बना देना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे का कहानी। तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो क्या कह रहा है कि स्टार ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। स्टार्स में जो ट्विंकलिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बिकॉज दे आर डिस्टेंट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर क्लोजर एंड एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो प्लैनेट क्यों नहीं हमें ट्विंकल होते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। तो काफी क्लोज होते हैं, इस वजह से जो है वहां पे उतना ज्यादा हमको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है ना। इस वजह से वो हमको ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते। लेकिन स्टार जो है वो काफी दूर होते हैं, तो काफी दूर होते हैं, तो वहां से जब लाइट आ रहा है ना, तो काफी ज्यादा जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो स्टार जो है वो हमें ट्विंकल होते हुए दिखते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 पीस लगा दिया है अभी तक, है ना। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ सकता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम मस्ट है कि बनाना है ना। आपको डायग्राम इसमें मस्ट है कि बनाना है, क्योंकि कुछ है भी नहीं ना, वो तो लाइन पारना है। इधर एक लाइन पार के यहाँ पे दिखा देना है इंसिडेंट रे आया, और इधर से चला गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है बात। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये वाला डायग्राम इसमें बनाना है। तो तुमसे पूछता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए। तो आपको किस तरीके से लिखना है, देखो लिखना है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट इसका, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई जो है वो बराबर है किसके, एंगल आर के, ठीक है, समझ में बात। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, इस वाले रे को क्या कहते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल, ये वाला लाइन नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। लेबलिंग करना होगा तो कर लेना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये सारे के सारे जो है सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो यही जो है 2 पीस तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तुमसे एग्जाम में पूछेगा तो दम अच्छे से लिखना, कैसे, देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले लिखना कि 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइन में लिख के फिर इसको लिखना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद दूसरा लाइन लिखना ये वाला, और उसके बाद इस डायग्राम को बना देना है। क्लियर है बात, प्लेन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोलर कुकर का। देखो सोलर कुकर हम लोग देखे थे ना, डायग्राम दिखाए थे सोलर कुकर का। तो क्या होता है सोलर कुकर, अ सोलर कुकर इज अ डिवाइस दैट यूज सोलर एनर्जी टू कुक फूड। ये क्या करता है, सोलर एनर्जी का यानी सन के एनर्जी का यूज करते हैं इसमें, है ना, और इसका इस्तेमाल करके खाना वो क्या करते हैं, पकाते हैं, है ना, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, नो फ्यूल कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, पूछा हुआ था पहले के एग्जाम में, तो इसलिए सोचे कि थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा बहुत कर पाओ, है ना। तो देखो सबसे ऊपर में क्या होता है, आई पीस होता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बीच में तुम्हारा क्या हो गया, बॉडी ट्यूब हो गया, है ना। यहाँ पे तुम्हारा कोर्स एडजस्टमेंट नोब है, उसको घुमाओगे ना तो चेंज होगा, ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है।
समझ आया बात। फिर फाइन एडजस्टमेंट नोब है, ये इसको भी घुमाओगे तो होगा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा ये इंक्लिनेशन जॉइंट है, इसको आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। और नीचे यहाँ कंडेंसर है, ठीक है। यहाँ मिरर, यहाँ पे तुम्हारा मिरर है, ये नीचे में तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये रिवॉल्विंग नोज पीस हो गया, ये घूमता है ये। और यहाँ पे हम लोग स्लाइड को क्या करते हैं, इधर स्लाइड को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो गया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप को ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसलिए कभी गलती मत करके आ जाना एग्जाम में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर माइक्रोस्कोप का अगर पूछ ले गलती से डायग्राम बनाने के लिए बना देना इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से जो है आर जो है रेसिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज हम लोग को देखना है। देखो कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस जो होता है वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। समझिए बात, जो वायर है ना उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे ये वायर है, ये अगर वायर है तो ये वाला एरिया जो है क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब कि अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, मतलब कि अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो तार मोटा कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, वायर मोटा कर देंगे, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया बात। तो यही आगे भी लिखा है कि थिकर वायर बराबर लेस रेसिस्टेंस। क्लियर है, ये रिलेशन याद रखना। अब देखो आगे है तुम्हारा शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा है ना। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर टच डायरेक्टली, जो करंट आ रहा है ना, और जो न्यूट्रल वायर है वो जब टच कर लेते हैं, टच कर जाते हैं डायरेक्टली, रेसिस्टेंस ड्रॉप, रेसिस्टेंस जो है ड्रॉप होता है एंड करंट स्पाइक्स काउजिंग अ शॉर्ट सर्किट, उसके वजह से जो है शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। जब लाइव जो तुम्हारा लाइन का तार आ रहा है वो जब तुम्हारा न्यूट्रल वायर से कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उस समय जो रेसिस्टेंस है वो तुम्हारा पूरे तरीके से ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है, ठीक है। उससे वहां पे देखो ना कभी भी तार जलता है तो कैसे होता है, चर चर आवाज भी आता है और हल्का लाइटिंग भी होता है, उसी को कहते हैं स्पाइक। समझ आया बात, काउजिंग और शॉर्ट सर्किट, उसके कारण जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल कैसा होता है, न्यूट्रल तुम्हारा होता है ब्लैक या ब्लू, ठीक है। अर्थिंग ग्रीन होता है ना, अर्थिंग वायर जो होता है वो ग्रीन होता है, और जो तुम्हारा लाइव आता है वो रेड होता है, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो आगे है तुम्हारा कि वाई सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज एल्कालाइन, क्यों जो है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन जो है वो एल्कालाइन होता है, ये पूछा है, ठीक है। देखो आगे कह रहा है आंसर में क्या, इट इज अ साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड रिलीजिंग मोर हाइड्रोक्साइल आयन इन वाटर। अब देखो ये है क्या, ये साल्ट है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ज्यादा हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज करता है, इस वजह से जो है एल्कलाइन होता है ना। क्लियर हुआ बात, समझे ना। अब देखो ये है डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल देते हैं। वो जो एक अकलौता ओर वाला था ना, वो पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन मिनरल्स और ओर्स का डिफरेंस जो है वो पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, तो मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफरेंस है, देखो मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, है ना, या फिर कह लो कि ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है, वो तुम्हारे मिनरल्स कहलाते हैं। और ओर्स क्या होता है, वैसे मिनरल्स जहां से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली, ठीक है, वैसे मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है तुमको। नेक्स्ट है व्हाट इज एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या होता है, तो देखो एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ ऑन एल्यूमिनियम टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। एक एल्यूमिनियम है हमारे पास, है ना, एल्यूमिनियम पे जब हम थिक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं ना, एल्यूमिनियम पे जब हम क्या करते हैं, थिक ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। और ये एनोडाइजिंग किस लिए किया जाता है, कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, समझ में आया बात। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अरे इसका तो इंग्लिश दिया ही नहीं है। देखो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं, मतलब उसके जगह से हटा देते हैं, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होगा ना, रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है कौन हाईली रिएक्टिव है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, घसका देता है, घर भेज देता है, और उसके जो दूसरा बचा हुआ है उसके साथ क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है ना, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है तुम्हारा। देखो यहाँ पे Na2SO4 है प्लस BaCl2। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हारा BaSO4 हो गया, मतलब ये इसके साथ चला गया। ठीक है, और ये इसके साथ चला गया, तो डबल डबल डिस्प्लेस हुआ है ना, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा वाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, क्यों जो है कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये पूछा है तुमसे। तो देखो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है ना। इट कैन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन इजिली ड्यू टू हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि लूज करना हो या गेन करना हो 4 इलेक्ट्रॉन को करने में काफी ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये बोलता है कि ऐसा करते हैं, शेयरिंग करके हम लोग कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, शेयर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को विद अदर एटम, और क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड को बना लेता है। समझ में आया बात। नेक्स्ट है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, तो कह रहा था अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स, जो वाटर है तुम्हारा और जो डिसॉल्व मिनरल्स है यानी कि घुला हुआ मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम द रूट टू द लीफ थ्रू द जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। तो जाइलम टिश्यू के थ्रू जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तुम्हारे वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स का रूट से लीफ तक, समझ में आया बात, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये है तुम्हारा रोल ऑफ स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स। ठीक है, तो ये भी एक जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम डाल देते हैं, क्योंकि किसी एक पे भी पूछ सकता है, यहाँ से हो सकता है इस बार सिर्फ स्टोमाटा पूछ ले या सिर्फ लेंटिसल्स ही पूछ सकता है, तो इसलिए इसमें ध्यान देना है। तो देखो रोल क्या है तुम्हारा स्टोमाटा का और लेंटिसल्स का क्या रोल है। तो स्टोमाटा में क्या कह रहा है, स्टोमाटा का तो जानते ही हो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, गार्ड सेल, और ये स्टोमाटल ओपनिंग, ये दोनों मिलकर तुम्हारा क्या बनाता है, स्टोमाटा बनाता है। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज कराता है ना। तो देखो लिखा हुआ है स्मॉल पोर्स ऑन लीफ सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज, यहाँ पे क्या है, स्मॉल पोर्स है लीफ सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है तुम्हारा लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या, ओपनिंग इन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम फॉर रिस्पायरेशन, जो वुडी स्टेम होते हैं, है ना, मतलब जो लकड़ी वाले तुम्हारे होते हैं स्टेम, उनके बार्क में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है रिस्पायरेशन के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। क्लियर है बात, तो ये दो याद रखना। नेक्स्ट है हमारा बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट में डालते हैं इसको भी। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कह रहा है द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड एट ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड अ बायोमैग्निफिकेशन। हमने बताया था कि जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया था, हम पॉन्ड के एग्जांपल दिए थे, उसमें बताया था कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है जूप्लैंक्टन, ठीक है, जूप्लैंक्टन को खा रहा है स्मॉल फिश को खा रहा है लार्ज फिश। क्लियर है बात। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या कर रहा है ना, जो हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं इंडस्ट्री ये सबसे, डीडीटी, ये सब, ये याद रखना, डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है डीडीटी का। ठीक है, तो जो हार्मफुल केमिकल्स जो है इनके इनमें जा रहा है, इनमें से इसमें जा रहा है, ठीक है, इनमें से इसमें जा रहा है, इसमें से इसमें जा रहा है, तो ये नेक्स्ट लेवल पे, हर एक नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, इसका जो कंसंट्रेशन है, डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है, अगर डीडीटी का एग्जांपल ले, ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, हर नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे क्या होता है, इसका जो हार्मफुल केमिकल है ना, इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देते हैं इसको, तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। जब पेड़ पौधा, ग्रीन पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है बात। तो देखो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड यानी ग्लूकोज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है।
ठीक है, यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बस ये रिवाइज के लिए ले आए थे ऐसा। अब देखो, व्हाई डू वी स्वेट इन समर, क्यों जो है हमें गर्मी के समय ना पसीना आता है, ठीक है। देखो कह रहे हैं इन समर आवर बॉडी टेम्परेचर राइजेस, गर्मी के दिनों में हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। टू कूल डाउन स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट, तो उसको ठंडा करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड होता है वो क्या करता है, स्वेट को रिलीज करता है। समझिए आप बात, स्वेट को क्या करता है, रिलीज करता है। When this sweat evaporate from the skin, जब ये स्वेट एवापोरेट करते हैं स्किन से, ठीक है, मतलब भाप बन के उड़ते हैं, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी से, प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट्स, और उससे क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो कूल फील करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। समझिए आप बात, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। बाकी तुम क्लास 11th में जस्ट जाने वाले हो, जैसे ही जाओगे तो तुमको मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर मिलेगा, और वहां पे जब तुम पढ़ोगे चैप्टर, तो तुम वहां पे पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन जो है एक फिजिको केमिकल प्रोसेस, और उसमें 4-5 अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं, अगर तुम नीट लेवल का अच्छे से ढंग से पढ़ोगे तब। अब आगे देखो, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट में है, हम डालेंगे इसको भी, ठीक है। पिछले वाले को उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है, तो पूछेगा तो वापस ऐसे ही लिखना है, लाइन पारना है ना, और एक तरफ ब्लड और एक तरफ लिम्फ से कंपैरिजन करके 3-4 पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो क्या है, इट इज रेड इन कलर, ब्लड जो है वो तुम्हारा कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना। और लिम्फ की अगर हम बात करें तो लिम्फ जो है वो कलरलेस और लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, कलरलेस और लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है। अब देखो इसमें क्या है, कंटेन्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ब्लड में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, और प्लेटलेट भी कहते हैं, है ना। प्लेटलेट जो है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद है, ल्यूकोसाइट्स। और आरबीसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो का मतलब रेड होता है इसी वजह से, है ना। ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है। और अगर कोई पूछ ले कि ब्लड को क्लॉट करने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट। इन तीनों में ऑप्शन देगा, क्योंकि तुमसे इसी तीनों का ऑप्शन देगा, उससे ज्यादा का लेवल का नहीं देगा, ठीक है। और ब्लड में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कंटेन्स मोर प्रोटीन। क्लियर है बात। दूसरी तरफ अगर इधर देखें तो यहाँ पे तुम्हारा आरबीसी, देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा आरबीसी कंटेन्स ओनली डब्ल्यूबीसी, नो आरबीसी, ठीक है। इसमें सिर्फ तुम्हारे क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी इसमें नहीं होता है। लिम्फ में जो है रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन है वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। तो ये डिफरेंस हो गया तुम्हारा ब्लड और लिम्फ में। क्लियर है यहाँ तक। तो खत्म हो गया ये जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाला था। एक और ऐसा ही सेशन लेंगे 2 नंबर वाले का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सारा कुछ जो है